अनोखे चोर। बंद कमरे में गोवा की ये वारदात इंसानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है। 4 साल के एक मासूम की हत्या। हत्यारा भी कोई और नहीं बल्कि 9 महीने तक उसे कोख में पालकर जन्म देने वाली उसकी अपनी सगी माँ। 8 जनवरी 2024 को पूरे देश में ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई थी। हर अखबार और हर न्यूज़ चैनल की हेडिंग में ये खबर जब आई तो उसे सुनकर और देखकर लोगों के दिल दहल उठे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक माँ ने ऐसा क्यों किया। और माँ भी कोई आम औरत नहीं बल्कि एक वेल एजुकेटेड लेडी और एक एआई स्टार्टअप की सीईओ सूचना सेठ। बात है 6 जनवरी 2024 की। सूचना सेठ अपने 4 साल बेटे चिन्मय के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचती है और वहां से गोवा की फ्लाइट पकड़ती है। 1 घंटे बाद फ्लाइट गोवा लैंड करती है। सूचना सेठ गोवा एयरपोर्ट से एक कैब बुक करती है और ड्राइवर को कैंडोलिम इलाके में मौजूद बनियान ग्रैंड होटल चलने को कहती है, जहां उसने पहले से ही एक रूम बुक करवा रखा था। करीब रात 11:30 बजे के करीब वो होटल में चेक इन करती है और अपने बेटे के साथ कमरे में चली जाती है। अगले दिन यानी 7 जनवरी को वो होटल के रिसेप्शन पर कॉल करती है और कहती है कि उसके बेटे को खांसी आ रही है, उसके कमरे में कफ सिरप की 2 शीशियां भेज दी जाए। होटल स्टाफ उसके कमरे में कफ सिरप की 2 शीशियां भेज देता है। उसी दिन करीब रात 10 बजे की बात है। सूचना सेठ रिसेप्शन पे कॉल करती है और कहती है कि उसे इमरजेंसी में बेंगलुरु के लिए निकलना है, उसके लिए एक कैब बुक करवा दें। ट्रैवल डेस्क पर मौजूद शख्स को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि एक लेडी इतनी रात को कैब से इतना लंबा सफ़र करना चाहती है। खैर वो कहता है कि मैम कैब से तो आपको 12 से 14 घंटे लग जाएंगे और कैब महंगी भी पड़ेगी आपको, आप कहें तो फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूं। सूचना सेठ बोली पैसे की फिक्र नहीं है, मैं कैब से ही जाना चाहती हूँ। उसके बाद होटल स्टाफ ने ट्रैवल एजेंसी से एक कैब बुक करा दी। कैब तकरीबन रात के 12 बजे होटल पहुँचती है और सूचना सेठ करीब 1 बजे होटल से चेकआउट करती है और कैब से बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। अगली सुबह जब होटल स्टाफ कमरा नंबर 404 में पहुंचता है तो साफ सफाई के दौरान फर्श पर उसे खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। उसने तुरंत इसकी खबर फैसिलिटी मैनेजर गगन को दी। गगन ने भी रूम का मुआयना किया। उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने तुरंत कलंगुट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को इस घटना की जानकारी दी। खबर मिलते ही एसएचओ प्रेश जी नायक अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचते हैं और बारीकबीनी से कमरा का मुआयना करते हैं। पुलिस की तेज नज़रों से ये छिपा नहीं रहता कि इस कमरे में कुछ तो गलत हुआ है। पुलिस सबसे पहले ये पूछती है कि इस रूम में कौन ठहरा था और कब चेकआउट किया। होटल मैनेजर पुलिस को सारी जानकारी देता है। रात में रिसेप्शन पर जो शख्स मौजूद था उसे याद आता है कि सूचना सेठ ने जब चेकआउट किया था तब उनका बेटा उनके साथ नहीं था। उसने फौरन ये बात पुलिस को बताई। पुलिस होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिसमें 6 जनवरी को सुनीता सेठ अपने बेटे के साथ एंट्री करती दिखाई देती हैं। लेकिन जिस रात उसने चेकआउट किया तब उसके साथ उसका बेटा मौजूद नहीं था। ये बात चौंकाने वाली थी, लेकिन मामला चूंकि माँ बेटे का था इसलिए पुलिस गहराई तक नहीं सोच रही थी। खैर पुलिस ने होटल से कैब ड्राइवर का नंबर लिया और उसे कॉल करके पूछा कि तुम्हारे साथ जो लेडी बैठी है अकेली है या उसके साथ कोई बच्चा भी है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कैब में सिर्फ एक लेडी है। उसके बाद इंस्पेक्टर ने फ़ोन सूचना सेठ को देने के लिए बोला। ड्राइवर फ़ोन सूचना की तरफ बढ़ा देता है। इंस्पेक्टर सूचना से बोलता है कि वह होटल से बात कर रहा है, आपका बेटा अब तो आपके साथ ही होगा। सूचना ने इत्मीनान से जवाब दिया कि उसका बेटा उसके एक दोस्त के पास है। इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या वो बता सकती हैं कि किस दोस्त के पास है और उनका एड्रेस क्या है, क्योंकि हमें हर चीज़ होटल रजिस्टर में दर्ज करनी होती है ताकि किसी तरह का कोई मसला ना हो। उसके बाद सूचना सेठ उसे एक एड्रेस बताती है। अब पुलिस को लगता है कि वो खामखा ही सूचना सेठ पे शक कर रहे थे, शायद ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर भी पुलिस का फ़र्ज़ है छानबीन करना। इंस्पेक्टर वो एड्रेस एक कांस्टेबल को देकर कहते हैं कि वो ये एड्रेस पता करे और बच्चे का भी। कांस्टेबल उस एरिया में पहुंचता है जहां का एड्रेस था, लेकिन पते पर जो नाम और हाउस नंबर लिखा था वो उसे कहीं नहीं मिला। पुलिस जांच में वो पता फर्जी निकलता है। अब पुलिस को लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए इंस्पेक्टर प्रेश जी नायक दोबारा कैब ड्राइवर को फ़ोन मिलाते हैं
और लोकल लैंग्वेज में उससे कहते हैं कि वो आराम से उसकी बात सुने। सबसे पहले तो वो ड्राइवर से ये सवाल करते हैं कि वह इस वक्त कहाँ पर है। ड्राइवर बताता है कि वो अभी चित्रदुर्ग इलाके के आसपास मौजूद है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि आसपास उसे कोई भी पुलिस स्टेशन दिखे तो अपनी टैक्सी पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाकर रोक दे और इसी नंबर पर वहां की पुलिस से मेरी बात करा दे। और अगर आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं दिख रहा हो तो चाय के बहाने गाड़ी रोके और किसी लोकल से आसपास के थाने का पता पूछ ले। अब चूंकि ड्राइवर गोवा का ही रहने वाला था और बात लोकल लैंग्वेज में हो रही थी, इसलिए पीछे बैठी सूचना इन सब बातों से अनजान आराम से बैठी थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर ड्राइवर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो चाय के बहाने एक ढाबे पर गाड़ी रोकता है और वहां पर मौजूद एक शख्स से आसपास किसी पुलिस स्टेशन का पूछता है। वो शख्स बताता है कि यहाँ सबसे नज़दीक आई मंगला पुलिस स्टेशन है। ड्राइवर ने उसका रास्ता पूछा और टैक्सी में बैठकर टैक्सी भगा दी। इधर इंस्पेक्टर परेश जी नायक ने इस घटना की जानकारी गोवा एसपी नितिन वाल्सन को दी। एसपी ने तुरंत इसकी जानकारी चित्रदुर्ग के एसपी से साझा की। दूसरी तरफ कैब ड्राइवर पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाए ले जा रहा था और जब तक पीछे बैठी सूचना कुछ समझ पाती, उसने गाड़ी आईमंगला पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा दी और गाड़ी से उतरकर वहां मौजूद पुलिस की जानिब बढ़ा। जब तक वह इंस्पेक्टर को फोन भी मिला चुका था, उसने अपना फोन आईमंगला थाने के इंचार्ज को दे दिया। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद इंस्पेक्टर परेश जी नायक ने आईमंगला इंचार्ज को कहा कि टैक्सी में जो औरत बैठी है उसकी और उसके सामान की तलाशी ली जाए। आईमंगला पुलिस सूचना सेठ को टैक्सी से उतारती है। अभी तक वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसका बैग गाड़ी से नीचे उतारा, उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। पुलिस ने जब बैग खोला तो ऊपर तरतीब से कपड़े रखे हुए थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने कपड़ों को हटाया तो उनका दिल भी कांप गया। सूटकेस के अंदर 4 साला मासूम बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। आईमंगला पुलिस इसकी खबर गोवा पुलिस को देती है। गोवा पुलिस उनसे कहती है कि वो सूचना को अपनी कस्टडी में ले लें और बच्चे की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। चूँकि ये मामला गोवा पुलिस का था, इसलिए खबर मिलते ही गोवा पुलिस टीम चित्रदुर्ग के लिए रवाना हो जाती है। गोवा से चित्रदुर्ग करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ ही घंटे में गोवा पुलिस आईमंगला पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद सूचना सेठ को अपने कब्जे में लेती है और कानूनी कार्रवाई के बाद सूचना सेठ को लेकर गोवा के लिए निकल पड़ती है। इस केस को लेकर पुलिस के पास कई सवाल थे, जैसे सूचना सेठ के बैग से उसके बेटे की लाश मिलना। क्या एक माँ ने ही अपने बेटे का कत्ल किया था? अगर किया था तो क्यों किया? और वह अब उसकी लाश लेकर कहाँ जा रही थी? और इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ सूचना सेठ ही दे सकती थी। दूसरी तरफ पुलिस कैब ड्राइवर से भी पूछताछ करती है। वो बताता है कि द सोल बनियान ग्रैंड होटल से उसे 7 जनवरी रात 10 से 11 के बीच फ़ोन आया। चूँकि वो ग्रैंड होटल के इस नंबर को पहचानता था, क्योंकि वो कई बार इस होटल से पर्यटकों को गोवा घुमाने के लिए ले जा चुका था। ड्राइवर ने बताया कि होटल स्टाफ ने उससे पूछा कि क्या वो बेंगलुरु के लिए जा सकता है। एक लेडी पैसेंजर कैब से बेंगलुरु जाना चाहती है। चूँकि 7 जनवरी को संडे का दिन था और अमूमन डिसूजा यानी कि कैब ड्राइवर संडे को अपने परिवार के साथ ही वक्त गुजारता था और आमतौर पर डिसूजा अपनी कैब इतनी दूर ले भी नहीं जाता था। लेकिन डिसूजा को नाइट शिफ्ट पसंद थी। रात को कैब चलाना उसे अच्छा लगता था, इसलिए वो तैयार हो गया। क्योंकि पैसेंजर को छोड़कर उसे वापस गोवा भी आना था, इसलिए डिसूजा ने वापसी का किराया जोड़कर कुल 30,000 की मांग की। साथ ही उसने ये भी कहा कि चूँकि उसे फ़ौरन वापस भी आना है और रास्ता लंबा है, इसलिए वो अपने एक साथी ड्राइवर को भी लेकर आएगा। इसके बाद सौदा तय हो गया। सूचना सेठ के कहने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहा कि वो 12 बजे के करीब अपनी कैब लेकर होटल पहुंच जाए। खैर, ये तो था ड्राइवर का बयान। दूसरी तरफ पुलिस सूचना सेठ से भी पूछताछ कर रही थी। इसी बीच 10 जनवरी 2024 को मासूम चिन्मय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के अनुसार बच्चे का गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। गला घोंटने के लिए तकिया या किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। बच्चे का चेहरा और छाती सूजी हुई थी और उसकी नाक से खून भी बह रहा था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कुमार नायक ने अपनी रिपोर्ट में बताया
कि बच्चे की ओर से विरोध करने का कोई भी निशान नहीं मिला था। यानी जिस वक्त बच्चे की हत्या की जा रही थी, शायद बच्चा बेहोश था। इधर गोवा पुलिस सूचना सेठ से पूछताछ में लगी हुई थी। मापुसा शहर की एक अदालत ने उसे 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया था। लेकिन जिस तरह सूचना सेठ शातिराना अंदाज में बेटे के कत्ल की पूरी वारदात दबाए हुए है, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। 12 जनवरी 2024 को गोवा पुलिस सूचना को लेकर क्राइम स्पॉट गोवा के सोल बनियान ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 404 में पहुंची। वारदात वाली जगह पर पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और हत्या के मामले में गहराई से जांच की। उस कमरे से पुलिस को एक चाकू, तौलिया, तकिया और एक बैग भी मिला। साथ ही कफ सिरप की 2 खाली शीशियां भी मिलती हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले सूचना ने उसे नशे की भारी डोज दी थी। गोवा पुलिस को सूचना के बैग से एक टिश्यू पेपर भी मिला, जिस पर आईलाइनर या काजल पेंसिल से एक नोट लिखा मिला। इस पेपर पर सूचना ने लिखा था कि मेरे बच्चे की कस्टडी को लेकर कोर्ट और मेरे हस्बैंड दबाव बना रहे हैं। मेरा हस्बैंड हिंसक है, मैं उसे एक दिन के लिए भी अपना बच्चा नहीं दे सकती। इस नोट को लिखने के बाद सूचना ने इस नोट को फाड़ दिया था। पुलिस ने टिश्यू पेपर के टुकड़ों को जोड़कर उसमें लिखा मैसेज पढ़ा। पुलिस का मानना है कि ये एक सुसाइड नोट हो सकता है, क्योंकि सूचना ने अपने बेटे की हत्या के बाद अपने हाथ की नस काटने की भी कोशिश की थी। वैसे तो अभी तक इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले थोड़ी सी नजर डालते हैं सूचना सेठ की जिंदगी पर। वैसे तो सूचना सेठ का ताल्लुक बंगाल से है, लेकिन चूंकि बेंगलुरु में माइंडफुल एआई लैब नामी उनकी खुद की कंपनी है, जिसकी वो सीईओ भी हैं, इसलिए उनका रहना बेंगलुरु में ही है। वेल एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली सूचना की शादी नवंबर 2010 में वेंकट रमन से होती है और ये एक लव मैरिज थी। सूचना सेठ और वेंकट रमन की पहली मुलाकात बेंगलुरु में होती है। उस वक्त दोनों की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी। वेंकट रमन केरला के रहने वाले थे, जबकि सूचना सेठ कोलकाता की। जब उनका प्यार परवान चढ़ा तो 2010 में उन्होंने शादी कर ली। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा। शादी के 9 साल बाद 2019 में उनके घर एक नन्हा मेहमान जन्म लेता है, जिसका नाम रखते हैं चिन्मय। अब उनकी फैमिली मुकम्मल थी, लेकिन बदकिस्मती से उन दिनों कोविड लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से वे घर में कैद होकर रह गए और फिर उनके रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हुई। धीरे धीरे ये दरार इतनी बढ़ी कि उनको पाटना मुश्किल हो गया और फिर अगस्त 2022 तक उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। दोनों सेपरेट हो गए। 8 अगस्त 2022 को सूचना ने अपने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया। अपने आरोप में उसने सबूत के तौर पर व्हाट्सएप मैसेज, फोटोज और मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की। हालांकि वेंकट रमन ने कोर्ट में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन कोर्ट ने वेंकट रमन के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी कर दिया। यानी वेंकट रमन को सूचना सेठ के घर जाने पर रोक लगा दी गई, साथ ही किसी और तरीके से भी राब्ता करने पर रोक लगा दी। यानी वेंकट रमन फोन से भी अपने बेटे से राब्ता नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ सूचना अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। वो अब एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगी। दूसरी तरफ वेंकट रमन भी अपने बेटे से मिलने के लिए कानूनी कार्रवाई में लगा हुआ था, जिसे सूचना सेठ दिन ब दिन और मुश्किल बनाती चली जा रही थी। लेकिन दिसंबर 2023 में वेंकट रमन को कामयाबी मिलती है। कोर्ट ने आदेश जारी करके वेंकट रमन को हर संडे अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दे दी। कोर्ट के इस फैसले से सूचना सेठ परेशान हो उठी। वह किसी कीमत पे भी अपने बेटे को वेंकट रमन से नहीं मिलने देना चाहती थी। अब उसने अपने घर वालों से ये कहना शुरू कर दिया कि वेंकट उससे उसका बच्चा छीनना चाहता है। दूसरी तरफ उनका बेटा चिन्मय अक्सर अपने पापा के बारे में सूचना सेठ से पूछता रहता था, अपने पापा की बातें करता, और अब तो वो अपने पापा से मिलने की जिद भी करने लगा था। इधर सूचना के सर पर संडे का खौफ इस कदर सवार था कि उसने 31 दिसंबर को बेंगलुरु छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ गोवा आ गई। 5 दिन वो गोवा में रुकती है और फिर उसके बाद अपने बेटे के साथ 4 जनवरी को वापस बेंगलुरु चली जाती है। दूसरी तरफ वेंकट रमन बेटे से मिलने के लिए काफ़ी खुश था। 7 जनवरी संडे के दिन उसे अपने बेटे से मिलना था। 6 जनवरी 2024 को सूचना वेंकट रमन को एक मैसेज करती है। मैसेज था कि अगर वो चिन्मय से मिलना चाहता है तो कल आ जाए। दूसरी तरफ तयशुदा प्लान के तहत 6 जनवरी को वो वापस बेंगलुरु से गोवा के लिए रवाना हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस संडे भी रमन अपने बेटे से मिल पाए।
इधर 7 जनवरी को वेंकट सूचना सेठ के घर पहुंचता है, लेकिन वो घर पर नहीं थी और न ही उसका बेटा। उसने सूचना को कॉल की, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। तब वेंकट रमन ने वहीं पर उसका काफ़ी इंतज़ार किया कि शायद यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन जब काफ़ी टाइम बाद भी सूचना नहीं आई तो वह वापस लौट गया और उसी दिन इंडोनेशिया चला गया। सूचना सेठ पिछले 5 संडे से अपने बच्चे को उसके बाप से मिलने नहीं दे रही थी। उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों के सामने है। बेटे की मौत की खबर सुनकर वेंकट रमन 9 जनवरी को भारत लौट आया था। 10 जनवरी को बेंगलुरु में उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और 13 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए गोवा के कलंगुट पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसी दिन सूचना सेठ और वेंकट रमन ने एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। पुलिस ने उनको 15 मिनट मिलने की इजाज़त दी। जब सूचना सेठ का सामना वेंकट से हुआ तो उसने कहा कि जब तक मैं पुलिस कस्टडी में हूँ तुम आज़ाद हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है। वैसे अभी तक सूचना सेठ ने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया है। उसका यही कहना है कि उसने अपने बच्चे को नहीं मारा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के जरिए की गई जांच से यही साबित होता है कि सूचना सेठ झूठ बोल रही है। गोवा पुलिस ने सूचना सेठ की मनोवैज्ञानिक जांच भी कराई, जिसमें पाया गया कि सूचना सेठ मानसिक तौर से पूरी तरह फिट है। उन्हें किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी नहीं है। अगर हम इस पूरे केस पर बारीकी से नजर डालें तो ये साफ पता चलता है कि सूचना सेठ ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा। बेंगलुरु से गोवा आना, होटल में ठहरना, खांसी के बहाने 2 बोतल कफ सिरप मंगवाना और उसके जरिए अपने बेटे को बेहोश करना। उसकी हत्या के बाद बड़े ही आराम से लाश को सूटकेस में रखना और अपने बेटे की लाश के साथ बड़े ही नॉर्मल तरीके से टैक्सी में घंटों सफर करना। समझ नहीं आता माँ का ये कौन सा रूप था। सूचना सेठ को एक स्त्री और एक माँ दोनों के रूप में समझ पाना मुश्किल है। फिलहाल तो इस केस पर अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस केस पर अपना क्या फैसला सुनाती है। दूसरी तरफ वेंकट रमन के वकील अजहर मीर का कहना है कि मेरा मुवक्किल अपने बेटे के लिए जान भी दे सकता था। अब बेटा ही नहीं रहा तो मेरे मुवक्किल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूचना सेठ को सजा होती है या बेल। जो भी हो, ये वारदात इस बात को जाहिर करती है कि कैसे पति पत्नी की आपसी लड़ाई में 4 साला मासूम की बेरहमी से जान चली गई। अगर सूचना सेठ ने इतनी छोटी सी बात को अपनी जिद और अना का मसला ना बनाया होता तो शायद आज 4 साला चिन्मय जिंदा होता। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।